Hey everyone, good morning to all. Welcome back to my channel. I am Pooja. और आज हम बात करने वाले हैं 27 एंड 28 ऑफ अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, क्योंकि कल संडे था तो संडे को डेली करंट अफेयर्स हमने डिस्कस नहीं किए थे। लेकिन कल मैंने आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट वीडियो सेशंस लिए थे, जिसमें पहला वीडियो था हमने पूरे वीक के करंट अफेयर्स देखे थे वन लाइनर फॉर्मेट में और टॉप 70 एमसीक्यू को डिस्कस किया था, करेक्ट। और सेकेंड जो वीडियो था उसमें पूरे वीक के वीकली हमने बैंकिंग करंट अफेयर्स को देखा था, और दोनों की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसलिए आज हम 27 और 28 ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमारे ये करंट अफेयर्स डेली होते हैं और सभी वनडे एग्जाम को कवर करते हैं। तो अगर अभी तक आपने लिंक को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सके। सो स्टार्ट कर लेते हैं विथ फर्स्ट न्यूज। तो पहली न्यूज क्या आती है कि ब्राजील होस्ट करेगा 10th एडिशन ऑफ फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का 10th एडिशन 2027 में 2027 में होगा और ब्राजील इसे होस्ट करने वाला है। रिसेंटली देखो, फीफा कांग्रेस की मीटिंग हुई थी बैंकॉक, थाईलैंड में, जहां पर ब्राजील को वोट मिले हैं और वोटिंग के अकॉर्डिंगली 10th एडिशन फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का 2027 में ब्राजील होस्ट करेगा। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि कोई साउथ अमेरिकन कंट्री जो फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रही है, विच इज ब्राजील। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें 9th एडिशन, तो 9th एडिशन फीफा वर्ल्ड कप का, वीमेंस वर्ल्ड कप का कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड ने 2023 में इसको होस्ट किया था, जिसमें विनिंग टीम थी स्पेन। और स्पेन ने डिफीट किसको किया था? इंग्लैंड को डिफीट किया था। ठीक है, फुटबॉल पावर हाउस हम ब्राजील को कहते हैं और ब्राजील पहली बार फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। लेकिन इसके पहले इसने फीफा मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट किया है 1950 में और 2014 में। अगर बात करते हैं फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी और सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है, तो इसे ऑर्गेनाइज पहली बार 1991 में चाइना में किया गया था। हर 4 साल में ये इवेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है, तो अमेरिका है, फिर जर्मनी, फिर नॉर्वे आपको मिल जाएगा। क्लियर है? फीफा गवर्निंग बॉडी है जो फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करती है। एंड फीफा का फॉर्मेशन 1904 में हुआ था, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। एंड गिन्नी इन्फेंटिनो आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। 211 कंट्रीज इसकी फुटबॉल एसोसिएशन मेंबर आपको मिलेंगी। तो हमें याद क्या रखना है कि 2027 में 10th एडिशन फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप का कहां पर होगा? ब्राजील में हुआ था। लास्ट एडिशन कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था 2023 में। क्लियर? ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, FTII मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसे डिक्लेयर किया है इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पर है? आंसर हो जाएगा पुणे में है, महाराष्ट्र में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नोटिफाई किया है और इसे कन्वर्ट किया है इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दी गई है। बात समझ में आ रही है? इससे क्या होगा, जो कोई भी इंस्टीट्यूट होता है जब उसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाता है तो उसको कई सारी ऑटोनॉमी मिल जाती है, फ्रीडम मिल जाती है अपने करिकुलम को डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट है सेबी। सेबी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो, यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं उनको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जिससे हर एक चीज़, हर एक बच्चे को, जो कि इकोनॉमी बैकग्राउंड से हो या ना हो, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या ना हो, उनको वो सारी चीज़ें समझ में आए। तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करो। ठीक है, अच्छा, आज की क्लास की जो PDF है वो आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, और हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर भी डेली करंट अफेयर्स की PDF अपलोड हो जाएगी। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रिवाइज कट ऑफ टाइमिंग फॉर ओवरनाइट म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे देखिए, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, एक आपका ओवरनाइट फंड होते हैं जो एक रात के लिए होते हैं, जिसमें आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। अच्छा, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका यही तो प्रयास रहता है कि हमको मैक्सिमम रिटर्न मिले। क्लियर है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ पर
अपडेटेड रिडम्पशन कट ऑफ टाइमिंग फॉर ओवरनाइट एंड लिक्विड म्यूचुअल फंड स्कीम में किया है, जो कि 1 जून 2025 से इफेक्ट में आएगा। इससे हम क्या कर सकेंगे, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट के फंड सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार मामला क्या है। तो जैसे कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक होता है नॉन लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं और एक लिक्विडिटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या आप कह सकते हो एक ओवरनाइट फंड्स होते हैं जो रात भर के लिए आपको देखने को मिलेंगे। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, इसी तरीके से होता है। अब आपने जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया और आपको अपना पैसा बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे उस पैसे को बाहर निकालने के लिए, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे एक क्लोजिंग टाइम होता है कि इतने बजे तक अगर आपने अप्लाई कर दिया अपने फंड को बाहर निकालने के लिए, तो आपका जो NAV मतलब जो नेट असेट वैल्यू है वो किस हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 PM से पहले अगर आपने अप्लाई कर दिया कि मैं अपने फंड को मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ, अपने फंड को मैं रिडम्पशन चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर 3 PM से पहले अप्लाई किया तो क्या होगा, और 3 PM के बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपको क्या NAV मिलेगा, मतलब आपका नेट असेट वैल्यू क्या होगा, उसी के बारे में गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले ऑफलाइन मोड देखेंगे, फिर हम ऑनलाइन मोड पे बात करेंगे। तो इसमें कहा है अगर आप ऑफलाइन मोड में काम करते हैं और ओवरनाइट फंड के लिए अगर आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं और आप अपनी रिक्वेस्ट 3 PM से पहले सबमिट करते हैं, तो 3 PM से पहले अगर आप सबमिट करेंगे तो इसके प्रीवियस मतलब जैसे अगर मैंने अब बोला आज 28 तारीख है, तो 27 तारीख को जो NAV था वो आपको रिसीव हो जाएगा, जो नेट एसेट वैल्यू थी वो आपको रिसीव हो जाएगी। और 3 PM के बाद अगर आप देते हैं तो 29 तारीख को जो NAV होगा वो आपको रिसीव होगा। ठीक है, रिडम्पशन रिक्वेस्ट सबमिटेड आफ्टर 3 PM गेट द NAV ऑफ द नेक्स्ट बिजनेस डे। बिजनेस डे में जो हॉलीडेज होते हैं वो सब यहाँ पे, या फिर जिस दिन मनी मार्केट क्लोज है वो सब एक्सक्लूड होते हैं। हो सकता है 29 तारीख को आपका हॉलीडे हो तो 30 तारीख फिर कंसिडर की जाएगी। अगर आप ऑनलाइन मोड में बात करते हैं तो आपको 7 PM से पहले, अगर 7 PM से पहले आप रिडम्पशन रिक्वेस्ट डालते हैं इन द ऑनलाइन मोड, तो आप सेम डे आपको NAV बेनिफिट मिल जाएगा। और 7 PM के बाद अगर आपका रिडम्पशन रिक्वेस्ट आती है तो आपको नेक्स्ट बिजनेस डे का जो NAV होगा वो रिसीव होगा। तो ये गाइडलाइंस पब्लिश की है सेबी ने। नाउ बात करते हैं RBI कैंसिल लाइसेंस ऑफ अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अजंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मर्यादित का लाइसेंस कैंसिल किया है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, वीक कैपिटल थी, अनस्टेबल अर्निंग थी, और ये एक्शन इमीडिएट इफेक्ट से है। अब ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कोई भी बैंकिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, और सभी बैंकिंग ऑपरेशन को 22 अप्रैल से सीज कर दिया गया है। इससे डिपॉजिटर जिनका पैसा है उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ पे डिपॉजिटर का जो पैसा है वो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन स्कीम के अंदर क्या होगा, आपका प्रोटेक्टेड होगा। डिपॉजिटर को अप टू 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा एज पर देयर डिपॉजिट। क्लियर, इसमें बताया गया है कि 91.55% कस्टमर्स ऐसे हैं, ऐसे डिपॉजिटर है जिनका डिपॉजिट साइज लेस देन 5 लाख रुपीज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, RBI डायरेक्टेड टू बैंक ऑन माइग्रेशन टू बैंक.in डोमेन। अब यहाँ पे लगातार साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक नया डोमेन क्रिएट किया है जिसका नाम है बैंक.in डोमेन। और यहाँ पर हमारे डिजिटल बैंकिंग की सिक्योरिटी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी हैं कि सभी बैंक्स जल्दी से जल्दी स्विच करेंगे अपने करंट अकाउंट को, या अपना जो बैंक का डोमेन है उसको अपडेट करेंगे बैंक.in डोमेन में। और जो लास्ट डेडलाइन है, टाइमलाइन है, वो 31 अक्टूबर 2025 की है। RBI हैज इंटरेस्टेड द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी एज अ रजिस्ट्रार ऑफ फॉर द न्यू डोमेन, और इसे मैनेज करने का काम मैत्री मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट करेगा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है और बैंक.in डोमेन को बनाया है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको सपोर्ट करने का काम कर रही है। अगर किसी को कोई डाउट होता है, डोमेन कन्वर्जन में कोई डाउट्स होते हैं, क्वेरीज आती है, तो इस माइग्रेशन प्रोसेस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसके साथ, IDRBT के साथ, मतलब आपको कांटेक्ट करना है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च बैंकिंग टेक्नोलॉजी के साथ। क्लियर। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक नया PM मित्र पार्क बनाया जा रहा है, अप्रूवल दे दिया है। आप हम सभी को पता होना चाहिए कि PM मित्र पार्क हमारे देश में टोटल 7 PM मित्र पार्क को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ठीक है, PM मित्र पार्क
तो यहाँ पे मित्र का मतलब क्या हो जाता है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 7 पीएम मित्र पार्क हमारे देश में बनने हैं। तो उनमें से एक मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा, ये इसको अप्रूव कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा विनसोला, धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। हमारे देश में जो 7 पीएम मित्र पार्क होंगे वो गुजरात में, महाराष्ट्र अमरावती, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ये आपको 7 हमारे देश के पीएम मित्र पार्क देखने को मिलेंगे। अब पीएम मित्र पार्क या जो पीएम मित्र स्कीम है उसको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा रन किया जाता है। इसके लिए आप देखेंगे 4,445 करोड़ रुपीस का बजट है फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, मतलब 2027-28 तक के लिए बजट है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है अप टू 800 करोड़ रुपीस पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, और 500 करोड़ रुपए आपके ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। इसका हमारा टारगेट है कि इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम बूस्ट करें, अपने देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस करें, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। और ये हमारे 5F विजन पे काम करता है, मतलब फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। क्लियर? नेक्स्ट फर्दर डिस्कशन करेंगे हम। उसके पहले वो सभी एस्पिरेंट जो आने वाले समय में रेलवे, एसएससी वगैरह एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपके लिए हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है, आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन पे विजिट करके, और आपको बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार विजिट कर लेना, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी। डन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुद्ध धम्म कॉन्क्लेव हेल्ड इन द अरुणाचल प्रदेश। तो 2 दिन की इंटरनेशनल बुद्ध धम्म कॉन्क्लेव कहां पर हुई, अरुणाचल प्रदेश में हुई, जिसका टाइटल था बुद्ध धम्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहाँ पर दुनिया भर के जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वो सभी यहाँ पे शामिल हुए थे, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। मेन बॉडी जिसने ऑर्गेनाइज किया था वो है न्यू दिल्ली बेस्ड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन इन द पार्टनरशिप विद बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन महाबोधि मैत्री मंडला। अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ इसको मिलकर तैयार किया गया। अरुणाचल प्रदेश में ही आपको लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया देखने को मिलेगी, जिसका नाम है तवांग मोनेस्ट्री। नेक्स्ट है 1% टीसीएस ऑन लग्जरी गुड ओवर 10 लाख रुपीस। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर आप कोई लग्जरी गुड्स जैसे कि आपकी वॉचेस हैं या ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर के हैं, तो उस पर आपको एडिशनल 1% टीसीएस लगेगा। टीसीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब यहाँ पे एक सेलर है, सेलर ने एक घड़ी बनाई जो कि 10 लाख रुपए से ज्यादा की, मान लेते हैं 11 लाख रुपए की है या 10 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो अब बायर क्या करेगा, इसको खरीदेगा, खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, चलो मैंने बाय कर ली फॉर एग्जाम्पल। अब गवर्नमेंट तो टीसीएस लेगी, ये क्या है आपका टीसीएस है 1%, जो कि टैक्स कलेक्ट होगा एट सोर्स। सोर्स क्या है, ये है, ये कंपनी है, ये सोर्स है, यहाँ से टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा 1%। तो ये कंपनी डायरेक्ट तो पैसा नहीं देगी, ये हमसे पैसा ले लेगी और गवर्नमेंट को पे कर देगी, तो गवर्नमेंट टीसीएस इस तरीके से 1% कलेक्ट करेगा। तो इंडियन गवर्नमेंट इज नाउ लुकिंग टू टाइटन टैक्स कंप्लायंस अमंग हाई इनकम अर्नर्स, और 22 अप्रैल से जो लग्जरी आइटम है जिनकी प्राइसेस 10 लाख रुपए से ज्यादा है उस पे 1% आपको टीसीएस देखने को मिलेगा, ऐसा हमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने, मतलब सीबीडीटी ने बताया है। जैसे कि अगर आप 30 लाख के गुड्स को परचेस करते हो तो 30,000 रुपए में क्या होगा, टीसीएस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025। 5 सालों के बाद वापस से कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम किया जा रहा है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमको दी है। तो जून से लेकर अगस्त के महीने में आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा देखने को मिलेगी। 750 पिलग्रिम्स या फिर 750 जो यात्री हैं उनको परमिशन दी गई है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, जो कि लिपुलेख पास और नाथुला पास से होकर जाएगा। तो आपका स्टैटिक प्रश्न बनेगा कि लिपुलेख पास कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, और नाथुला पास आपको देखने को मिलेगा सिक्किम में। यहाँ पर आपको नाथुला पास मिल जाएगा, और उत्तराखंड में यहाँ पे माना नीति लिपुलेख पास मिल जाएगा। लिपुलेख पास ट्रेडिशनल रूट है जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा सिंस 1981 की जा रही है, और नाथुला पास सिक्किम में है जहां पर आपको 2015 से ये रूट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, इंडियाज रिकॉर्ड कार्गो मूवमेंट ऑन इनलैंड वाटरवे इन FY 24-25। अब यहाँ पे देखो, हमारे देश के हम इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात कर रहे हैं। हम सभी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे देश में 111 ऑपरेशनल इनलैंड वाटरवेज आपको देखने को मिलेंगे। हमारे देश में जो हम इन वाटरवेज की मदद से ट्रांसपोर्ट करते हैं वो 145.5 मिलियन टन हमने कार्गो मूवमेंट किया है 2024-25 में।
हमारा टारगेट है कि 2050 तक 2050 तक हम 200 मिलियन टन कार्गो का मूवमेंट करें और 2047 तक हम 500 मिलियन टन कार्गो का मूवमेंट करें। हमारे देश में पहले 5 वाटरवेज थे, अब इनकी संख्या 111 हो चुकी है, जो कि 4,900 किलोमीटर्स के हैं। हमारे जो वाटरवेज हैं उनमें 9.34% के मूवमेंट में ग्रोथ हो रही है एवरी ईयर। और जो टॉप 5 कम्युनिटीज है जिनको हम यहाँ पे मूव करते हैं, जिनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो कोल, आयरन और फाइन सैंड और फ्लाई ऐश आपको देखने को मिल जाएगी। और हमने यहाँ पे 1.61 करोड़ पैसेंजर्स को भी मूव किया है 2023-24 में। ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। ये वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा यहाँ पे टारगेट क्या है कि 2030 तक हमें 200 मिलियन मेट्रिक टन यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम को हैंडल करना है और 2047 तक हमें 500 मिलियन मेट्रिक टन वॉल्यूम को हैंडल करना है। नेक्स्ट बात करेंगे, 2-3 मिशन है उनके बारे में। पहला मिशन है मिशन अन्वेषण। मिशन अन्वेषण सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है जिसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है। 2025 का प्रोग्राम था, आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक सिस्मिक सर्वे किया जाता है और हमारे देश में जितने भी ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जब तक सर्वे नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि भारत में ऑयल एंड गैस के डिपॉजिट कितने हैं। ठीक है, 2026 में ये कंक्लूड होना था, लेकिन इसको फर्दर 2027 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। इसमें आपकी प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन, मैपिंग हाइड्रोकार्बन्स की शामिल होगी। 720 करोड़ रुपीस इसमें 2 सालों के लिए अलॉटमेंट किया गया है, 2025 और 2026 के लिए। इसके लिए 2D सिस्मिक सर्वे किया जाएगा और लगभग 20,000 किलोमीटर के एरिया को कवर किया जाएगा। गंगा नदी के बेसिन में, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, दक्कन में, कडप्पा की जो चट्टानें हैं, कृष्णा गोदावरी का जो एरिया, वहां सभी जगह सर्वे किया जाएगा, 2D मैपिंग की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि ऑयल एंड गैस रिजर्व्स कहाँ पर है। नेक्स्ट है एआई करियर फॉर वीमेन इनिशिएटिव। तो एआई करियर फॉर वीमेन इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। इसका पर्पस है हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो टेक्नोलॉजी के स्पेस में आए, वो एआई में अपना करियर बनाए। इसके अंदर 20,000 महिलाओं को अर्बन एरियाज में ट्रेन किया जाएगा, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, और 6 राज्यों में ये कवर किया जाएगा। 240 घंटे की एआई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और इसी ट्रेनिंग को डेवलप करने का काम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कर रहा है। तो एआई करियर फॉर वीमेन किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है एआई किरण इनिशिएटिव। एआई किरण इनिशिएटिव भी हमारे देश में लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महिलाओं को सिखाना, महिलाओं को इस पर्टिकुलर सेक्टर में प्रमोट करना, लीडरशिप प्रोवाइड करना। हमारा जो एआई मार्केट है वो प्रोजेक्टेड है कि $17 बिलियन का हो जाएगा 2027 तक। ठीक है, इसे लीड कर रहे हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वरिक्स ब्लॉकचेन पावर्ड प्लेटफॉर्म और INK वीमेन। और इसे लॉन्च करने का काम इन्होंने किया है, जो कि फॉर्मर मेटा इंडिया हेड है जिनका नाम क्या है? कृतिंगा रेड्डी, आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन विंस पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। याद कीजिए 21 अप्रैल को हमने सिविल सर्विस डे मनाया था, जो कि 17th एडिशन था नई दिल्ली में। तो इसी ओकेजन पे पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन जो कि डेवलप हुई है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, इन्हें पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है। और इस अवार्ड को रिसीव करने का काम अनिल मलिक ने किया है, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक है, इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट, गारिया एंड बोर्सो बोरॉन उत्सव। तो गारिया एंड बोर्सो बोरॉन उत्सव कहां पर हुआ? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा अगरतला में हुआ। इसे इनॉग्रेट करने का काम मनिक शाह ने किया था, स्वामी विवेकानंद मैदान अगरतला में। ठीक है, ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है जो कि कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है त्रिपुरा के। यहाँ पर बेसिकली गारिया पूजा पे फोकस किया जाता है और त्रिपुरा की रियांग कम्युनिटी इसे सेलिब्रेट करती है। क्लियर है? इसे ऑर्गेनाइज करने का काम डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स ने, अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, सभी ने मिलकर होस्ट किया था। तो आपको याद रखना है कि गारिया बोर्सो बोरान उत्सव कहाँ पर हुआ? त्रिपुरा में हुआ। कौन सी कम्युनिटी मनाती है? रियांग कम्युनिटी। अब यहाँ पे लास्ट में 2 हम इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले पर्सन का नाम है अनंत अंबानी। इन्हें अपॉइंट किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और इनका टर्म 1 मई से शुरू होगा। अनंत अंबानी 1 मई से आपको 5 सालों के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिलेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के। अनंत अंबानी पहले अंबानी के सिबलिंग्स हैं, मतलब सारे भाइयों बहनों में पहली बार है जब किसी को एग्जीक्यूटिव रोल दिया है किसी पेरेंट कंपनी में। इसके पहले ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कंपनी में। ठीक, अगला वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ऑलरेडी SSC पूछ चुका है, इनका नाम वापस से पूछ सकता है।
पायल कपाड़िया, जिन्हें हम जानते हैं ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए, इन्हें रिसेंटली प्रेस्टिजियस फ्रेंच ऑनर दिया गया है। Payal Kapadia, the acclaimed filmmaker behind All We Imagine as Light, has received the prestigious Officer of Order of Art and letter from the French government, क्योंकि 2024 में इन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल भी दिया गया था ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए, इसलिए इन्हें अवार्ड दिया है। ये कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट में शामिल हो चुकी हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया है, जैसे कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर एटसेट्रा। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट सेगमेंट के करेंट अफेयर्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। विच स्टेट इज होस्ट ऑफ भारत समिट 2025? भारत समिट 2025 को होस्ट कौन करेगा? तेलंगाना स्टेट, गुजरात, तमिलनाडु या फिर केरला? जो भी सही आंसर होगा आप कमेंट में बताना। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।